17 और ड्राइंग मास्टर का। और इस मामले में थोड़ी सी जानकारी आपको इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि इन दोनों ही मामलों में जो इंतजार है अब चार्जशीट का लोग कर रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं, और चार्जशीट दायर किए बिना विजिलेंस ब्यूरो भी राज्य सरकार को जवाब नहीं दे पा रही है। जो लिखित में जवाब मांगा जा रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है। जीओए 817 को लेकर लॉ डिपार्टमेंट से राय ले ली गई थी। लॉ ने भी यही कहा कि अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सहमत हो तो ही आगे बढ़ा जा सकता है और जितने लोग इसमें आरोपी बनाए हैं उतनी सीटें खाली भी रखी जा सकती हैं। लेकिन अभी तक भी, अभी देखिए अब हुआ क्या है इसमें। आज हमें जो अपडेट मिली विजिलेंस से, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है जीओआईटी से, लेकिन आने के बाद आगामी जो कार्रवाई चल रही है उसमें आरोपियों के मोबाइल से भारी मात्रा में डाटा मिला है, जिस डाटा का एनालिसिस चल रहा है और अभी ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड में चार्जशीट दायर करने में समय लगेगा। ये दोनों की ही लगभग स्थिति है। जो पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर है उसमें जो आपत्तिजनक साक्ष्य एकत्रित हो गए हैं, इसके मामले में आगे वो चल रहा है। लेकिन जो फोरेंसिक में डाटा आया है और जो सीडीआर में डाटा आया है उसके एनालिसिस में अभी वक्त लगेगा। इसलिए इन दोनों को लेकर जब तक जांच एजेंसी कुछ नहीं कहती तब तक इंतजार के अलावा और कोई चारा है नहीं, और इसी इंतजार को करने की अब नौबत अभी है। अभी देखिए इसके बाद अगर अगली मैं बात करूं तो जो अगली बात है वो है 817 और 980 दोनों के मामले में, क्योंकि किसी एक में भी अगर रास्ता निकलेगा रिजल्ट डिक्लेयर करने का तो फिर जो सचिवालय क्लर्क यानी कि जिनमें एफआईआर हुई है उनमें भी हो जाएगा। अभी सिचुएशन ये है कि जिनमें एफआईआर नहीं है उनका भी कुछ नहीं हो रहा, और वजह यह है कि विजिलेंस ब्यूरो से जो एडी के थ्रू जानकारी मांगी जा रही है कि वो लिख कर दें कि जो ये डिक्लेयर है वो किए जा सकते हैं, वो वहां से लिख कर नहीं आ रहा है। और जब तक वो लिख कर नहीं आए बढ़े, इसीलिए जो इंतजार हो रहा है अभी वो हो रहा है सिर्फ विजिलेंस ब्यूरो की जो रिप्लाई है, क्योंकि इससे पहले चाहे जानकारी अलग अलग आती रही हो लेकिन सेक्रेटरी होम के थ्रू ये कन्वे करना पड़ेगा। फिर दूसरा स्टेज आता है राज्य चयन आयोग पर, राज्य चयन आयोग को लेकर रिजल्ट डिक्लेयर करने का। वैसे सरकार, अब राज्य सरकार ये चाहती है कि राज्य चयन आयोग को फंक्शनल कर दिया जाए, और वो हम बात आगे जब ये बात करेंगे इसके साथ जब क्लास 3 पर ये विदेश से प्रेजेंटेशन हुई है या तो इसके साथ ही ले लेते हैं। बेसिकली हुआ ये है कि क्लास 3 को लेकर जब फाइनल रिपोर्ट दीपक सानन ने दी थी, जिस दिन हमने आपको इसकी जानकारी दी थी, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए थे अपने बेटे के पास केप टाउन में। प्रेजेंटली वो केप टाउन में है और केप टाउन में से उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन दी है, क्योंकि पर्सनल डिपार्टमेंट ने कुछ आपत्तियां लगाई थी उस रिपोर्ट पर। और उन आपत्तियों को अगर मैं बात करूं तो उन पे कहा गया था कि, पूछा गया था कि इस रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि इसमें कहा है कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो दोनों होना है, और सीबीटी भी अगर मैं बात करूं ओटीए टाइप या किसी इस तरह की टेक्निकल पोस्ट का, तो सीबीटी भी 2 टियर का उसमें है। तो ऐसे में पर्सनल ने पूछा था कि जो ये रिपोर्ट के अनुसार अगर चलना है तो जो पहले भर्ती नियम चेंज करने हैं या जो आयोग है पहले उसको चलाना है। ये दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि आयोग में अभी पोस्ट क्रिएशन नहीं है, आयोग में अभी रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं है। सिर्फ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगाकर आयोग नहीं चलेगा, क्योंकि कल को अगर कोई जिम्मेदारी फिक्स होने की बात आई तो फिर रूल्स ऑफ बिजनेस के बिना दिक्कत होगी। और तीसरी बात इसमें यह है कि अगर ये काम राज्य चयन आयोग को ही देना है जो पेंडिंग भर्तियां हैं, तो फिर लोक सेवा आयोग से ये मैंडेट वापस लेकर राज्य चयन आयोग को देना होगा, और उनको जब तक उसको फंक्शनल नहीं करते तब तक नहीं दे सकते। तो इसमें टेक्निकल दिक्कत है। अगली चीजें पूछी गई कि जो बोर्ड, कॉर्पोरेशन और कंपनी एक्ट में जो हमारे जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके मामले में क्या करना है। एक ये पूछा गया कि जो आयोग का जो स्ट्रक्चर है वो इसमें नहीं बताया गया है दीपक सानन की रिपोर्ट में, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है इसमें। और एक ये कि इसमें ये लिखा है सिर्फ कि स्ट्रक्चर के मामले में कि 15 से 18 कर्मचारी होंगे इस आयोग में, लेकिन चेयरमैन होगा कि नहीं, मेंबर होंगे कि नहीं, और वो किस स्ट्रक्चर में काम करेगा वो उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। फिर एक बात इसमें ये भी कही गई थी पर्सनल के माध्यम से कि इस रिपोर्ट पर पहले मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन वो कमेटी दे दे और उसके बाद फिर हम इसको आगे टेकअप करेंगे। तो अब दीपक सानन ने केप टाउन से मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन दे दी है, उसके बाद अब फाइल नए सिरे से पुटअप हो रही है ताकि अगले डिसीजन लिए जा सकें, और जो भी डिसीजन होगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। अब ये है पेंडिंग भर्तियों का मामला। जहां तक बात
एफआईआर वाले और नॉन एफआईआर वाले हैं, दोनों की स्टेज यही है। एक बात आपको समझने की जरूरत है, पॉलिटिकल लोग चाहे जो मर्जी कहते रहें, जब केस एफआईआर में या पेपर लीक जैसा मामला आ जाता है तो जो एफआईआर होती है उस एफआईआर के बाद जो पूरा मामला है वो जांच एजेंसी और कोर्ट के बीच का होता है। उसमें तीसरी पार्टी सरकार फिर नहीं होती जब तक कि चार्जशीट दायर नहीं हो जाए। अभी तक चार्जशीट दायर करने के लिए विजिलेंस ब्यूरो की जो 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 लिमिटेशन है वो थी फॉरेंसिक एविडेंसेस की, और अब जब फॉरेंसिक एविडेंसेस आ रहे हैं तो उनके एनालिसिस से डाटा निकाल के और चार्जशीट का पार्ट बनाकर पहले चार्जशीट दायर होगी और उसी के बाद आगे चीजें हो सकती हैं। जहां तक बात सरकार की है, सरकार के लिए दुविधा यह है कि राज्य चयन आयोग फुल्ली फंक्शनल है नहीं, लोक सेवा आयोग जो है वो एफआईआर वाले मामले लेता नहीं, तो इन सारी चीजों में अब आगे कैसे जाया जाए वो मेन चीज है। तो इसमें अभी उसी तरह से टाइम लगे। वो है शास्त्री भर्ती बहाल।